हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरवेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे रेलवे यानी पुलिस कांस्टेबल यानी आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम जो अभी चल रहा है उसके यानी 3 मार्च 2025 फर्स्ट शिफ्ट के यानी क्वेश्चन आंसर एनालिसिस के बारे में, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी साथी जैसे एग्ज़ाम रेलवे पुलिस कांस्टेबल यानी आरपीएफ कांस्टेबल का दे रहे हैं, वो सभी साथी इस वीडियो को ज़रूर देखें क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो सभी साथी इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें क्योंकि इसी तरह के आपके भी शिफ्ट में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सभी साथी अपने इस वीडियो को अच्छे से देखें और साथ के साथ अपनी नोटबुक में लिखते जाएं क्योंकि इस तरह के ही प्रश्न आपके भी यानी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सभी यानी साथी इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें और सभी साथी एक बार अपने यानी परिवार हर क्लासेस 24 को इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो अगली शिफ्ट की जैसे ही वीडियो अपलोड की जाएगी तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। तो सभी साथी अपने इस परिवार हर क्लासेस 24 को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक बार ज़रूर शेयर कर दें जिससे और भी साथी इस अपने परिवार हर क्लासेस 24 से जुड़ जाएं। अब हम सबसे पहले बात करेंगे जो 3 मार्च 2025 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न हैं उनके बारे में। जैसे पहला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा का स्थान कौन सा है। इसका जो सही आंसर होगा वो मेघालय का मासेराम यानी गांव है। कौन सा है यानी भारत में सर्वाधिक वर्षा का स्थान कौन सा है, मेघालय का मासेराम है। ये भी प्रश्न पूछा गया आपके आरपीएफ कांस्टेबल में कि यानी सबसे ज़्यादा जैसे भारत में कहाँ पर वर्षा होती है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो मेघालय का मासेराम है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो सभी साथी ये इस प्रश्न को अपनी नोटबुक में लिख लें कि यानी मेघालय के मासेराम में सबसे ज़्यादा यानी वर्षा होती है। अगला प्रश्न है आपका, जगन्नाथपुरी का रथ यात्रा हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाया जाता है। यानी जगन्नाथपुरी की जो रथ यात्रा होती है यानी जो उड़ीसा में है जगन्नाथपुरी मंदिर, उसकी जो रथ यात्रा होती है वो किस महीने में यानी हिंदू कैलेंडर के अनुसार होती है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा आषाढ़ के महीने यानी आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को यानी जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा यानी होती है। किस महीने में होती है, आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को होती है। ये जगन्नाथपुरी आपका जो मंदिर है वो उड़ीसा में, कहाँ पर है, उड़ीसा में है। कहाँ पर है ये आपका, उड़ीसा में है। अगला प्रश्न है प्रश्न सिम्बेक्स 2024 का आयोजन कहाँ हुआ। यानी सिम्बेक्स 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ था, यानी विशाखापट्टनम, सिंगापुर यानी भारतीय समुद्री द्विपक्षीय यानी अभ्यास यानी सिम्बेक्स का 31वां संस्करण हुआ था। कहाँ पर हुआ था, विशाखापट्टनम में। यानी सिम्बेक्स यानी 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ था, यानी विशाखापट्टनम में हुआ था, आंध्र प्रदेश में। और जो ये सिंगापुर और भारत के बीच यानी 31वां अभ्यास हुआ था। कौन से नंबर का हुआ था, 31वें नंबर का हुआ था। कहाँ पर, विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। और किस किस देश के बीच हुआ था, सिंगापुर और भारत के बीच ये हुआ था। कौन से नंबर का था, 31वें नंबर का ये अभ्यास था। अगला प्रश्न है, थार रेगिस्तान की विशेषता क्या है। थार रेगिस्तान की विशेषता क्या है। अब इसका जो आंसर है वो ये है, राजस्थान रेगिस्तान की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं। जैसे सबसे पहले है बहुत अधिक मात्रा में शुष्कता यानी एकदम जैसे आपका मतलब सूखापन। उसके बाद जैसे तापमान का अतिरिक्त होना, जैसे तापमान बहुत ज़्यादा है। उसके बाद कम औसत वार्षिक वर्षा, क्या है, कम औसत यानी सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है, राजस्थान के जैसे थार रेगिस्तान में मतलब कम वर्षा होती है। ये आपके इससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण यानी टॉपिक, जिसमें जैसे बहुत अधिक मात्रा में शुष्कता होना, उसके बाद तापमान में मतलब अतिरिक्त यानी ज़्यादा तापमान होना, उसके बाद कम औसत में वार्षिक वर्षा होना, ये इससे ही संबंधित है थार रेगिस्तान की ये विशेषताएं। अगला प्रश्न है, एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है। यानी एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है
लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी की फुल फॉर्म होती है। जो आपके जैसे घरों में जो यूज की जाते हैं सिलेंडर, उनमें जैसे एलपीजी गैस ही होती है, जिसकी फुल फॉर्म होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है। क्या होती है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी इसकी फुल फॉर्म होती है। जो आपके घरों में रसोई में यूज किए जाते हैं सिलेंडर, उनमें एलपीजी गैस ही होती है। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से अपनाया गया है? यानी इसका जो सही आंसर होगा यूएसएसआर यानी रूस। यूएसएसआर का मतलब है यानी संयुक्त राष्ट्र संघ, यानी जो रूस पहले था उसी से यानी लिए गए मौलिक कर्तव्य, जिसे अब रूस के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? रूस के नाम से जाना जाता है। इसी से यानी हमारे भारत देश के संविधान में मौलिक कर्तव्य लिए गए। कहाँ से लिए गए? यानी मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए? रूस से लिए गए हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग में समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा भाग 4। किसमें? भाग 4 में। और अनुच्छेद यानी 44 में। किसमें? अनुच्छेद 44 में यानी कहा गया भारतीय संविधान के किस भाग में समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया? किसमें किया गया है? भाग 4 के अनुच्छेद 44 में किया गया है। किसमें किया गया है? अनुच्छेद के यानी अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1920 में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? इसका आंसर होगा असहयोग आंदोलन। क्या शुरू किया गया था? असहयोग आंदोलन 1920 में किया गया था। कब शुरू किया गया था और किसके सहयोग से किया गया था? महात्मा गांधी के सहयोग से किया गया था। अब अगला प्रश्न है, 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ पर आयोजित किए गए थे? यानी 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ पर आयोजित किए गए थे? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उत्तराखंड में। कहाँ पर किए गए थे? उत्तराखंड में किए गए थे। कौन से नंबर के? 38वें नंबर के राष्ट्रीय खेल किए गए थे। कहाँ पर आयोजित किए गए थे? उत्तराखंड में किए गए थे। अगला प्रश्न है, ईरान के कौन से राष्ट्रपति हेलीकॉप्टर दुर्घटना के कारण मारे गए थे? इसका सही आंसर होगा ईरान के जो राष्ट्रपति थे उनका जो नाम था वो था इब्राहिम रईसी। क्या नाम था? इब्राहिम रईसी नाम था। और ये किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ये थे ईरान के। कहाँ के थे? ईरान के। जो हेलीकॉप्टर दुर्घटना के कारण यानी इनकी मृत्यु हुई थी, इनका नाम था इब्राहिम रईसी, इनका नाम था। अगला प्रश्न है, भारत में स्वर्ण कौन से पठार से निकलता है? भारत में जो स्वर्ण यानी निकलता है वो कौन से पठार से निकलता है? इसका सही आंसर होगा भारत में जो सोना निकलता है वो झारखंड के नागपुर पठार और दक्कन के पठार से निकलता है। किस किस से निकलता है? झारखंड के नागपुर के पठार से और उसके बाद दक्कन के पठार से। भारत में जो सोना निकलता है वो कहाँ से निकलता है? यानी दक्कन के पठार से निकलता है। और कहाँ से निकलता है? आपका नागपुर के पठार से। सबसे ज़्यादा जैसे सोना निकलता है वो कर्नाटक से निकलता है। कहाँ से? कर्नाटक से। अगला प्रश्न, सड़क सीमा संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जो सड़क यानी सीमा संगठन है उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1960 में यानी हुई थी। कब हुई थी सड़क सीमा संगठन की स्थापना? 1960 में हुई। अगला प्रश्न, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? यानी भारत में जो हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। किसे माना जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। और हरित क्रांति की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से हुई थी? पंजाब से। कहाँ से? पंजाब से हुई थी। सबसे ज़्यादा किस चीज़ को फ़ायदा मिला था? गेहूँ को, और इनको सबसे ज़्यादा यानी फसलों को फ़ायदा मिला था। और इसके जनक कौन थे? यानी एम.एस. स्वामीनाथन थे। अगला प्रश्न, रामानुज का जन्म किस स्थान पर हुआ था? यानी रामानुज का जन्म किस स्थान पर हुआ था?
इसका सही आंसर होगा रामानुजाचार्य का जन्म तमिलनाडु के श्री यानी पेरम्बदूर में गांव में हुआ था। उनका जन्म यानी 1007 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1007 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर गांव में हुआ था। किसका जन्म? रामानुज का जन्म कहाँ पर हुआ था? यानी तमिलनाडु में। और कब हुआ था? 1007 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, गुप्त काल के सिक्के को क्या कहते थे? यानी जो गुप्त काल के जैसे सिक्के थे उन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो उसका जो सही आंसर होगा वो होगा सोने के सिक्के को, यानी दीनार और चांदी के सिक्कों को रूपक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जो सोने के सिक्के होते थे उन्हें दीनार कहा जाता था, और जो चांदी के सिक्के यानी होते थे उन्हें रूपक कहा जाता था। इसमें गुप्त काल में यानी गुप्त वंश में सोने के सिक्कों को यानी दीनार और चांदी के सिक्कों को यानी रूपक कहा जाता है। सभी साथी एक बार अपने इस परिवार हर क्लासेस 24 को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लगातार देखते रहें, क्योंकि साथियों ये आपके भी यानी एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इन प्रश्नों को अच्छे से देख लें और साथ के साथ अपनी नोटबुक में लिख लें, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न आपके भी यानी आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा मेला यूनेस्को की अमृत विरासत की सूची में शामिल है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कुंभ मेला। यानी निम्न में से कौन सा मेला अमृत विरासत की सूची में शामिल है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका कुंभ मेला। क्या होगा? कुंभ मेला इसका सही आंसर होगा। जैसे अभी कुंभ मेला आपका कहाँ लगाया गया? प्रयागराज में। कहाँ पर? प्रयागराज में, यानी अभी लगा है। आपका कहाँ पर लगा था? प्रयागराज में अभी लगा था। अगला प्रश्न, कानून के समक्ष समता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? यानी जो कानून है उसके समक्ष यानी समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा अनुच्छेद 14। यानी जो हमारा मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 14, उसमें ये कहा गया है कि आपको कानून के समक्ष यानी समानता मिलेगी। ये नहीं है कि उसके साथ कोई भेदभाव होगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हो, चाहे किसी भी धर्म के या किसी भी कोई भी व्यक्तियों से, मतलब यानी कानून के समक्ष यानी समानता मिलेगी। वो अनुच्छेद यानी 14 में क्या कहा गया है? जो भारत के नागरिक हैं उन्हें मतलब कानून के समक्ष यानी समानता मिलेगी। तो वो अनुच्छेद 14 में ये बात बताई गई है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाता था? यानी निम्न में से किसे यानी लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाता था? तो उसका सही आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। यानी बाल गंगाधर तिलक को और किस नाम से जानते थे? लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न है, राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? यानी जो राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति। कौन करता है? यानी जो न्यायाधिकरण के जो अध्यक्ष यानी एक तरह से आपके हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी यानी नियुक्ति कौन करता है? तो उसका जो सही आंसर होगा वो होगा राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति यानी मुख्य न्यायाधीश की हाई कोर्ट के की यानी मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति करते हैं। अगला प्रश्न, साल 1956 में कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई? यानी इसका जो सही आंसर होगा वो दूसरी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। किस नंबर की हुई थी? 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। कब हुई थी? 1956 में यानी हुई थी। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका 12 मार्च 1930 को। यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। और किसने किया था? महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी ने यानी इसे शुरू किया था। कब किया था? 1930 में किया था। 12 मार्च 1930 में किया था। और किसने किया था? महात्मा गांधी ने इसे शुरू किया था। अगला प्रश्न है वो ये, आवागाद्रो का नियम क्या कहता है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा किसी निश्चित तापमान और दबाव पर सभी गैसों के बराबर आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। यानी किसी निश्चित तापमान और
दबाव पर सभी गैसों के बराबर आयतन में अणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। अवागाद्रो का नियम क्या कहता है, किसी निश्चित तापमान और दबाव पर सभी गैसों के बराबर आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। इसी तरह की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो देखने के लिए अपने परिवार हर क्लासेस 24 को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी आरपीएफ कांस्टेबल के लगातार एग्जाम हो रहे हैं। तो सभी साथी जितने भी आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम दे रहे हैं वो अपने इस परिवार हर क्लासेस 24 को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम जितने भी शिफ्ट के एग्जाम होंगे सभी शिफ्ट के आपके लगातार अपलोड अपने इस चैनल पर करते रहेंगे, जिससे आपको अपने एग्जाम में हेल्प मिलेगी। तो सभी साथी अपने इस परिवार हर क्लासेस 24 को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक बार जरूर शेयर कर दें, क्योंकि और भी साथी इस अपने परिवार हर क्लासेस 24 से जुड़ जाएं। जय हिंद, जय भारत।